नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह और आयुष्मान भव में आज बात एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे विषय की जिससे जीवन में हम सभी कई बार दो चार होते हैं। आज बात करेंगे गुस्से की, एंगर मैनेजमेंट की। कहा जाता है गुस्सा वो आंधी है जिसके आने पर बुद्धि का दीपक बुझ जाता है। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि क्रोध या फिर कहें गुस्सा केवल मूर्खों के ब्रह्मांड में रहता है। अपना हो या फिर पराया, छोटा हो या फिर बड़ा, किसी भी व्यक्ति पर गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा कभी भी किसी पर भी किया जा सकता है। कभी कभी किसी बात पर क्रोध आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर या फिर कहे बेवजह किसी पर गुस्सा करना एक तरह से विनाश का सूचक होता है। ऐसे क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जिस क्रोध के आने पर व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी सही निर्णय लेने में समर्थ नहीं हो पाता, तो ऐसे गुस्से को आखिर नियंत्रित कैसे किया जाए? आखिर क्यों कुछ व्यक्तियों के लिए अपने गुस्से को संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है? ज्यादा गुस्सा क्यों हमारे लिए सही नहीं है और कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इसे मैनेज किया जा सकता है? आज आयुष्मान भव में हम करेंगे इसी विषय पर बातचीत और इस पर चर्चा के लिए तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ आज आयुष्मान भव में इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। डॉक्टर अमृता पेन मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर एम्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमृता पेन। तो एलोपैथी का क्या नजरिया है, साथ ही किस तरह से साइकोलॉजी इसको देखती है, क्या समझा जाता है एंगर मैनेजमेंट को लेकर, ये हमें डॉक्टर बताएंगी। साथ ही होम्योपैथी का क्या नजरिया है, ये डॉक्टर अशोक शर्मा हमें बताएंगे, जो इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीएमओ है होम्योपैथी, डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अशोक शर्मा। शुक्रिया आयुष्मान भव में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा आयुर्वेद क्या कहता है, वैद्य डॉक्टर पीयूष जुनेजा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं, फाउंडर हैं इंडियन वैद्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पीयूष जुनेजा। शुरुआत में डॉक्टर अमृता पेन आपसे करूंगी। थोड़ा सा हमें बताइए, जैसा हमने कहा कि गुस्सा तो सभी को आता है कभी ना कभी जीवन में, लेकिन क्यों ये गुस्सा हमारे लिए खतरनाक होता है और क्या वो सीमा है जब इसे खतरनाक माना जाए? गुस्सा एक इमोशन है और उसको महसूस करना बहुत जायज़ है, क्योंकि सिचुएशनली या हमारे अंतर में से एक इमोशन महसूस होता है। बहुत सारे गुस्सा एक उसी हिस्से के एक इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशन। लेकिन और गुस्से की कुछ यूजेस भी होती है। तो कुछ समय पे अगर हमें देखा जाए कि कोई थ्रेट आ रहा है या कोई डिसरिस्पेक्ट है या कोई मुझे हार्म कर रहा है, तो उस समय पे गुस्सा आना जायज़ है और ज़रूरत भी। अदरवाइज़ हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो गुस्सा ही दिखाता है। और गुस्से एक ऐसे इमोशंस है जो हमें एनर्जाइज करता है एक एक्शन लेने के लिए, अनलाइक से सैडनेस जहाँ पे हम दम जाते हैं, हम चुप जाते हैं। सो गुस्सा की यूटिलिटी भी है, लेकिन जब हम वो गुस्सा हमारी सोच में इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम गलत निर्णय लेते हैं और इम्पल्सिव विचारों के कारण हम बैड डिसीजंस लेते हैं और हमारी एक्शंस में वो अग्रेशन हिसाब से रिफ्लेक्ट होता है, तब गुस्सा की हम शायद बताएंगे कि सीमा हम क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पीयूष जुनेजा, अगर आयुर्वेद को हम समझें तो एक कहा जाता है चित्त है अलग अलग, मनोवृत्तियां हैं अलग अलग, गुस्सा भी एक भावना है, जैसा भी डॉक्टर अमृता पेन ने भी बताया। आयुर्वेद इसे कैसे समझता है क्रोध को? देखिए, आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि हमारी मानसिक जो स्थितियां हैं उसके अंदर एक धारणीय वेग आयुर्वेद में बताया गया है, जिसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच ये सबके अंदर है। लेकिन हम इसको कैसे धारण करें, कब तक धारण करें और कब हमें इसको एक्सप्रेस करना चाहिए, इसके ऊपर स्टेजेस बताई गई हैं आयुर्वेद में, जिसको संतप्त, शुद्ध और संतप्त और शुद्ध का कॉम्बिनेशन बताया गया। संतप्त मतलब ऐसा व्यक्ति जो गुस्से में है, उसको आप कुछ बात करेंगे, वो आपको आगे से गुस्सा कर रहा है या वो एग्रेसिव है, उसके अंदर किसी भी रीज़न की वजह से गुस्सा है, बट उसका रूटीन वर्क चल रहा है। शुद्ध कि वो गुस्से में भी है और उससे उसका रूटीन वर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि वो आपको डैमेज करना शुरू कर चुका है गुस्सा। एंड थर्ड इज संतप्त और शुभ, जहाँ पर वो व्यक्ति कुछ ना कुछ पोटेंशियल हार्म करेगा सोसाइटी के लिए, उसका इतना अंदर गुस्सा हो चुका है कि वो फिर चाहे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कोई भी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसको बेसिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं आयुर्वेद में। ठीक है। डॉक्टर अशोक शर्मा,
अब मैं चाहूँगी होम्योपैथी के नज़रिए से आप बताएं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आप देखते हैं और इस इमोशन के साथ भी आते होंगे लोग कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जैसे कहा जाता है ना, ये भी कहते हैं कि गुस्से की कोई दवा नहीं है। तो आखिर क्या है गुस्सा? आप लोग कैसे समझते हैं इसको? जो अलग अलग केसेस आते हैं, मैं चाहूँगी कि उस हिसाब से हमें बताइए कैसे कैसे लोग हैं जो आते हैं और उनको आप लोग समझते देखते हैं। देखिए प्रीति, गुस्सा अपने आप में एक व्यवहारिकता को दिखाता है। व्यवहार के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, एक आपका विचार और दूसरा आपका भाव। तो जब विचार और भाव मिल जाते हैं और उस पर हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाए, तो उस व्यवहार को जब हम दिखाने समय अपनी बुद्धि का एक हमारा कंट्रोल ही ख़त्म हो जाए। इसको आप ऐसे सोचिए, आज के ज़माने में कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हर आदमी सीने में जलन और आँखों में एक तूफ़ान लेके घूम रहा है। हर कोई एम्बिशियस है, हर कोई अचीव करना चाहता है। तो इस तरह की जब चीज़ें हम अपना कंट्रोल खो जाते हैं या कहीं कहीं हम अपने आप को कम पाते हैं उन चीज़ों के अंदर, तो हम अपनी उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए एक गुस्से का सहारा ले लेते हैं। वैसे देखिए, गुस्सा यदि हम बेसिक प्राइमरी इमोशंस आप देखें तो ईश्वर ने हमें क्या दिया, या तो हम प्यार कर लें या हम गुस्सा कर लें। एक जानवर को भी आप देखें, या तो वो प्यार करता है या वो गुस्सा करता है। लेकिन जब हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारे ऊपर एक विजडम, एक बुद्धि जो ईश्वर ने दे दी, उससे हमें कंट्रोल करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कहाँ कब कितना, कहाँ कब कितना, और उस गुस्से के पीछे के कारण क्या हैं। देखिए ऐसा यदि आप मुझसे पूछें डॉक्टर साहब गुस्से की दवा क्या है, तो गुस्से की तो कोई दवा है ही नहीं। लेकिन वो गुस्सा क्यों कर रहा है, वेदर उस आदमी के साथ क्या बीत रही है, वो आदमी किस प्रोसेस से निकल रहा है कि अब उसके पास क्रोध और आक्रोश और चिड़चिड़ाहट। ये देखिए गुस्से की अलग अलग सीमाएं हैं। पहले मैं चिड़चिड़ाहट होऊंगा, फिर मुझे थोड़ा सा क्रोध आएगा, फिर मैं आक्रोश में चला जाऊंगा और फिर मैं इतना क्रोधित हो जाऊंगा कि अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे शारीरिक जेस्चर्स क्या बन रहे हैं, मेरे शरीर के द्वारा क्या एक्ट्स हो रहे हैं। जैसे मैं पटका पटकी करने लग गया, मारने लगा, गाली गलौच करने लगा, इस तरह की वजह से आप रोड रेज के बहुत सारे केसेस सुनते होंगे। तो सबसे पहले तो इस गुस्से को मैनेज कर रहे हैं हम, गुस्से को हम हटा नहीं पा रहे हैं। यदि हमने गुस्सा ही डिलीट कर दिया तो आप बहुत सी स्थितियों में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी प्रोडक्टिव भी होता है। जैसे आप बहुत छोटी सी बात एक मैं आपसे कहता हूँ कि थप्पड़ की एक आप देखिए डेफिनेशन, तो उसके यदि आप 4 वर्ड्स को लें, स्लैप, SLAP, इट हैज़ टू बी सेलेक्टिव, इट हैज़ टू बी लॉजिकल, वेदर इट इज़ अवार्ड और पनिशमेंट। हम गुस्सा करें, कितना करें, कब करें, स्थिति के अनुसार करें या किसको करें। तो ये गुस्सा यदि हम होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव से देखें तो उस पर्सन की मानसिक स्थिति क्या है कि अब वो गुस्सा करने लगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो अपने को गुस्से के रूप में ही पहले दिखाती हैं। लगभग आप देखिए हर बीमारी के लक्षण यही होते हैं, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना, चिड़चिड़ाहट होना, गुस्सा होना या भूख का कम लगना। तो कई बार जब इस तरह का बदलाव हम अपने में या अपने रिश्तेदार में या अपने किसी कुलीग में महसूस करते हैं, तो हमें उस पर एक बार बोलना चाहिए कि भाई एक बार ज़रा सोचो तो सही, ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने एक CEO को फायर कर दिया कि गुस्से में। लेकिन बाद में उस बैठे आराम से और उन्होंने उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को देखा, तो उसको दोबारा बुलाया उन्होंने कि सॉरी हमने आपको सैक कर दिया था, और दोबारा से उन्होंने उनको एम्प्लॉय कर लिया। तो गुस्से में विवेक का खोना, और उस विवेक को खोने से वो कितनी देर तक आप गुस्से को कर रहे हैं, वो अपने आप में तो एक बीमारी है ही, और स्वतः और बीमारियों को भी एक इन्वाइट कर लेता है। तो गुस्सा एक दुधारू तलवार है। आप ये मत सोचिए गुस्सा करके मैं आपको ही नुकसान पहुंचा रहा हूं, मैं उससे पहले कई गुना अपने आप को गुस्सा नुकसान पहुंचा रहा हूं और फिर उसको सामने दिखा रहा हूं। बिल्कुल। तो इस तरह से गुस्से को यदि हम समझेंगे तो शायद गुस्सा, गुस्से के कारण, गुस्से की डिग्री, इनको समझ के जब इलाज किया जाए, जो कि हम रोज़ अपने हॉस्पिटल्स में लोगों से मिलते हैं, उन्हें कुछ जगह जैसे डॉक्टर साहब उनको समझा के ठीक कर लेती हैं। ठीक है। लेकिन जहाँ मेरे पास आता है तो मैं कुछ उनको दवाओं का भी सेवन कराता हूँ। ठीक है। तो आप लोग बता रहे हैं कि कब, कितना और कैसे कंट्रोल करना है। मैं थोड़ा सा समझूंगी, जब गुस्से की बात होती है डॉक्टर अमृता पेन, तो एग्रेशन अपने आप ही उसमें जुड़ जाता है।
तो क्या एंगर और एग्रेशन ये दोनों अलग हैं? एंगर इज़ द इमोशन, अग्रेशन इज़ द बिहेवियर। अच्छा। और ज़्यादातर अग्रेसिव बिहेवियर्स या एंगर एज एन इमोशन के पीछे देखा जाए तो बहुत दुख, डिसरिस्पेक्ट, फीलिंग्स ऑफ डिसएम्पावरमेंट, वर्थलेसनेस, वो सब भी जुड़ा हुआ है। तो अगर हमें एंगर को समझना है और एंगर को मैनेज करना है तो एक इंसान को आइडेंटिफाई करना है कि उसकी जड़ कहाँ पे है। ठीक है। डॉक्टर पीयूष जुनेजा, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आयुर्वेद कैसे इस भावना को देख रहा है, आजकल के दौर में आप क्या मानते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटे बच्चों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, जब आज वो दौर है जब डिप्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या एंगर के भी मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसकी वजह क्या है? राइट। सो इसमें हमें समझना है कि जैसे आपने एंगर और एग्रेशन की बात करी, एंड एंगर एग्रेशन को समझने के लिए या गुस्से को समझने के लिए हम आयुर्वेद में एक सबसे ब्यूटीफुल एक फंडामेंटल है सत्व, रज और तम। देखिए, हमें समझना है कि हम सबके अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक क्राइटेरियाज या कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण होते हैं। जब उसका इम्बैलेंस होगा तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो गुस्सा नहीं करते थे। अगर उनको अननेसेसरी परेशान किया जाता था या बॉदर किया जाता था या उनको डिस्टर्ब किया जाता उनकी साधना में, तो वो भी गुस्सा करके श्राप देते थे। अगर आप हिस्ट्री देखें या किसी भी लेवल पे आप समझें, राजसिक में अगर आप कितने किंगडम्स हैं जो गुस्से की वजह से डिस्ट्रॉय हुए, एंड तामसिक अगेन जो अनएथिकल या बिल्कुल इलीगल या एक्टिविटीज़ हैं। अब हर एक इंसान में वो सत्वरज तम का बैलेंस इम्बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर डाइट, लाइफस्टाइल, चाहे फिर वो इंटरनेट एक्सेस है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ भी है, कंटेंट हम सब देख रहे हैं। और उस कंटेंट में कई बार ऐसा कंटेंट जो आपने बच्चों की बात करी वो देखने लग जाते हैं, जो उनके अंदर उस इम्बैलेंस को ट्रिगर करते हैं, जो उस एज में एक अभी परिपक्व एज वो नहीं है। एंड इसमें पेरेंट्स का, उनके टीचर्स का, उनके आसपास जितने भी एडल्ट्स हैं, उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं, क्या उनके अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर उनके क्वेश्चंस होंगे। अब आजकल क्या प्रॉब्लम है, हमें भी समझना चाहिए, जनरेशन्स हैं X, Y, Z। अब वो ज़माने नहीं है कि आप उनको हाथ से मारें या उनको फिज़िकली, ये हम सुनते थे पहले US या उस कंट्रीज़ में कि उन्होंने पुलिस को बुला लिया, बट इंडिया में भी अभी वो पर्सपेक्टिव है, पूरे वर्ल्ड में। इट्स नॉट अबाउट हिटिंग। गुस्से में आप अपना एग्रेशन, आप उनको वॉइस में, आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से उनको समझ में आना चाहिए कि आप गुस्से में हैं, और उनको वो कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप उनको अननेसेसरी मारते हैं या उनको अब्यूज़ करते हैं तो वो उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है, और वो फिर आगे जाके सेम बिहेवियर आपको रेप्लिकेट करेंगे एक एज के बाद। वो आपको अब्यूज़ करेंगे। और कई बार आजकल हम बड़ा दुख के साथ ये पढ़ते हैं या सुनते हैं कि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं या मार रहे हैं, और ऐसे कई सारे वीडियोज़ भी वायरल हुए हैं। सो वो एक रेप्लिकेशन भी आएगा। सो इट्स ए न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये पेरेंट्स को सबसे पहले और उनको समझना है। डेफिनेटली जो सोसाइटी इतनी ओपन हो गई है, सब लोग आपस में इतना 5-6 साल का बच्चा भी इतना कंटेंट जो डाइजेस्ट या एब्जॉर्व कर रहा है, जो हमारे टाइम में शायद नहीं था, तो वहाँ पर हमारा रोल एज एन एडल्ट बढ़ जाता है कि हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जाएं। एंड कहीं पर भी अगर मिसगाइडेंस है या कहीं पर भी उसको आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, जो मैंने बोला ना, संतप्त से भी पहली स्टेज में अगर नलीफाई या रेक्टिफाई कर देंगे तो वो फिर शुद्ध या डिस्ट्रक्शन वाली फेज़ में बच्चा नहीं जाएगा। वो समझना बहुत ज़रूरी है एज ए पेरेंट। एंड उसको अगर आप समझेंगे और उसको कंट्रोल में चलेंगे, गुस्सा एज ए पेरेंट आपके लिए ज़रूरी है बच्चों पे करना अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, बट आप सड़क पे जा रहे हैं, अरे गाड़ी इंश्योर्ड है, आपकी गाड़ी का क्लेम मिल जाएगा, आप क्यों गुस्सा करके आपस में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। आई थिंक उस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा। एंड एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर हैं, आप एक हेड हैं, CEO का एग्जांपल दिया, टीम के साथ एक्सपेक्टेशन, आप गुस्सा करिए, लेकिन उस गुस्से के साथ साथ एक बॉन्डिंग भी बनाइए उनके साथ, क्योंकि अगर आपने वो बॉन्डिंग नहीं बनाई तो सामने वाला आपके गुस्से को रिसीव नहीं कर पाएगा, और वो कई बार नेगेटिव या कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो अगर आप गुस्सा कर भी रहे हैं तो उस पर गुस्सा करें जो उस गुस्से को एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर सकता है, आपके साथ उस लेवल के रिलेशनशिप में आ गया, चाहे फिर वो आपके पार्टनर हैं, पति पत्नी, बच्चे हैं, या आपके कोलीग्स हैं। एंड थर्ड पर्सन पे कोशिश करें तो गुस्सा ना करें, बिकॉज वहाँ पर गुस्सा करना इररेलेवेंट है। एंड आई डोंट थिंक सो कि वी हैव टू वेस्ट आवर एनर्जी इन दोज एस्पेक्ट्स। ठीक है, एक थोड़ा सा कारण पे एक सवाल और अशोक जी, क्योंकि जैसे सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के बारे में भी हमने बताया डॉक्टर साहब ने, पहले जड़ को समझना ज़रूरी है। क्यों कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आ रहा है? क्या ये बाकी इमोशंस, जैसे हम कहें कि चाहे वो फियर का इमोशन हो, डर का इमोशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, या और कोई इमोशन हो, उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है? क्या लग रहा है, क्यों
आजकल गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है आपकी नज़र में? देखिए, कोई भी व्यवहार बिना किसी कारण के नहीं होता। इफ़ देर इज़ स्मोक देर इज़ फायर। हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसका कारण, मान लीजिए एंग्जाइटी में तो नहीं है, वो फियर में तो नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन में तो नहीं है, वो ह्यूमिलेशन में तो नहीं जा रहा, एम्ब्रेसमेंट से तो नहीं गरज कर रहा। अब जैसे अभी बच्चों की जो बात हो रही थी, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है द चाइल्ड एक्सप्रेसेस व्हाट द पेरेंट्स सप्रेस और रिप्रेस। यदि बच्चा गुस्सा कर रहा है तो आप उसी को इल्ज़ाम मत दीजिए, आप पहले बैठिए, अपने अंतरात्मा से सोचिए कि हम लोग क्या इससे छुपा रहे हैं और क्या इसको दिखा रहे हैं। बिकॉज यूजली देख लीजिए, हर आदमी की आजकल ड्यूअल इमेज है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी भी ड्यूअल इमेज हो सकती है, मेरी घर में कुछ और इमेज हो सकती है, मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मेरी कुछ और इमेज हो सकती है। लेकिन मैं जहाँ पे हूँ उस अपने दायित्व को निभा रहा हूँ या नहीं निभा रहा हूँ, तो उसमें ये कारण आ जाते हैं सारे कि जब बच्चा ख़ास तौर से इस तरह का बिहेवियर फ्रीक्वेंटली करने लगे। देखिए, स्कूल्स के अंदर आप देखेंगे टीचर्स को बड़ा इजी होता है कि आपका बच्चा या तो बहुत उदास है, या बहुत चिड़चिड़ा है, या दूसरे बच्चों से बात नहीं करता है। कारण यह है कि वो क्यों नहीं करता है, वो हम लोगों का काम होता है। तो मेरा यहाँ से आपके मन से एक बहुत बड़ा संदेशा ये है कि जब भी आपको अपने बच्चे के अंदर, अपने कुलीग के अंदर, अपने रिश्तेदार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, देखिए बार बार गुस्सा करने से होता क्या है। मान लीजिए आप बहुत दौड़े, आपका दम फूलने लगे, और आप दौड़ते रहिए, दम फूलते फूलते आपके लंग्स भी बैठ जाएंगे। इसी तरह से जब एक उत्तेजना पैदा होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि गुस्सा एक आग के गोले की तरह है कि जिसको आप दूसरे पे फेंकना चाहते हैं और जितना उसका इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, उतना ही उसकी आग को पहले आप ज्वलंत करते हैं और फिर फेंकते हैं। लेकिन उतनी देर आप देखिएगा अपने हाथ को भी तो आप जला रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द एंगर को समझना बहुत ज़रूरी है, उसे कारण को समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे दिक्कत वाला गुस्सा तो प्रीति जी वो होता है जिसमें कि आदमी हर क्षण कुड़ता रहे, है ना। शोला बनती है न बुझ के धुआं होती है, कि ज़िंदगी जो है वो एकदम से ख़त्म भी नहीं होती और धीरे धीरे चलती है हमारे साथ। तो उस चलने में हम कितनी बार गुस्सा कर रहे हैं, क्या हम उस स्टेट में उस बिहेवियर को मेंटेन कर रहे हैं। तो हमारा जो एक सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो कुछ इस तरह के केमिकल्स बॉडी में छोड़ देता है जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइडल इन नेचर है। अब हमारी एड्रिनल ग्लैंड भी कितना बनाएगी, वो भी बेचारी खाली हो जाती है। जैसी वो खाली होती है तो हमारे लीवर को बॉडी कहती है कि बहुत सारी हमें ग्लूकोज दो। अब लीवर बहुत सारा ग्लूकोज जैसे छोड़ता है, वो बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। तो हम क्या कहते हैं कि इस गुस्से ने तो प्रोजेक्शन जो एक चीज़ है, ये जो आप बात समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझाएं अशोक जी, क्या चेंजेस आते हैं गुस्से में? गुस्से में सबसे पहले देखिए आपके अंदर एक सोच आती है, और सोच जो है वो आपकी जेनेटिक उसको बहुत जल्द से प्रभावित बहुत होती है। अच्छा। जैसे लोग ये कहते हैं नहीं इनके पापा को भी बहुत गुस्सा आता था, इनकी मम्मी को भी बहुत गुस्सा, अरे ये तो बिल्कुल अपने दादा जैसा है। तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं देनी है, आपका एक वे ऑफ रिएक्शन है हर आदमी का। आप देखिए जिनके साथ भी आप थोड़े दिन काम करेंगे, आपको उनको एक वे ऑफ बिहेवियर समझ जाएंगे आप कि इस चीज़ पे तो पापा तो गुस्सा ही होंगे और मम्मा तो सुनेगी नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को थोपना, वही मैं कहता हूँ चाइल्ड एक्सप्रेसेस व्हाट द पेरेंट्स सप्रेसेस और रिप्रेसेस। अब बच्चा जब सोसाइटी में मूव करता है, स्कूल में जब मूव करता है, तो जो चीज़ जो वहाँ पे व्यक्त नहीं कर पा रहा है या जिस कुंठित मन के साथ में वो स्कूल में जा रहा है, वो वही चीज़ वहाँ जाके कर देगा। और जब वो वहाँ पे उस चीज़ को दिखाता है, उसकी दोबारा शिकायत आती है स्कूल से, तो पेरेंट्स दोबारा से एग्रेशन होते, तो गुस्सा गुस्से को जन्म दे रहा है। हर आदमी दूसरे को दबा रहा है, ऑप्रेस कर रहा है और फिर कुंठित कर रहा है। और वो कुंठा कितनी देर तक, जैसे आप देखिए कि एक बहुत बड़ी डेकॉइट हुई, उनके साथ इतनी जास्ती हुई कि वो अपने गुस्से के विवेक को भूल ही गई, और उन्होंने एक बदले की भावना को इतना ज़बरदस्त वो किया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही डिस्ट्रॉय करने का वो सोच लिया। तो एक कुंठित मन, एंग्जाइटी, हर्ट, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न और एम्ब्रेसमेंट, ये चीज़ें जब तक हम उसकी आंसर नहीं करेंगे तब तक हम उसके गुस्से को नहीं कंट्रोल कर सकते। और ये गुस्सा अपने आप में एक बीमारी और बहुत सारी बीमारियों को भी बुलाने का आवाहन कि आइए मैं आपको गले लगाने को तैयार हूँ। बिल्कुल। अब हम कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं अपनी चर्चा के दौरान। डॉक्टर अमृताबेन, ये सवाल नरेश कुमार ने पूछा है दिल्ली से। इनका कहना है छोटी छोटी बातों पर
गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। फिर जब कोई समस्या में उलझ जाता है और मदद के लिए मेरे पास आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। यानी पहले ये जो कह रहे होते हैं वो तब कोई सुनता नहीं है, और फिर बाद में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इनके पास आते हैं। इससे कई बार रिश्ते टूटने तक की नौबत आ गई है मेरे साथ। मैं अपने आप को कैसे काबू में रखूं, क्या कर सकते हैं? तो पहले हमें समझना है कि कौन है, किसके सवालों के जवाब में हम उलझ रहे हैं। बिकॉज हमें पहले फ़िल्टर करना है कि कौन मेरे पास आ रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या है, किसको कितना समय देना है। क्योंकि वहाँ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यानी मैं 10 जने को हेल्प कर रही हूँ लेकिन 10 जने मेरा बात नहीं सुन रहे हैं, उससे क्या होता है, हमारे ऊपर हमारे सेल्फ डाउट आता है कि क्या मैंने सही नहीं बताया, और वी फील डिसरिस्पेक्टेड। फिर क्या होता है कि जब जो भी समस्या की हल उन्होंने बताया है या आपने बताया है और फिर किसी ने माना नहीं, सो यू ऑल्सो डोंट नो दैट what is the relationship, is there trust, or why is there a sense of self doubt comes in. उसके बाद जब लोगों को दोबारा से वही गलती करके उनके पास आता है तो यू नो अगेन इट्स दैट डाउट, मैंने आपको मदद किया, आपने उस समय नहीं लिया। सो इट्स अ सेंस ऑफ पावरलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस जो आप महसूस कर सकते हैं, और उस वजह से कभी कभी वो हर्ट, और कोई एक इंसान जिसको मैंने समय दिया, उन्होंने मेरे समय को वैल्यू नहीं किया, तो फीलिंग नॉट वैल्यूड, उसके वजह से कभी कभी हमें अंदर से पहले चिड़चिड़ाहट होती है, दैट व्हाट एम आई डूइंग अगेन। और फिर धीरे धीरे व्हेन दैट पैटर्न कीप्स रिपीटिंग, मैं मदद कर रही हूँ लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर से कोई आ रहा है, तो हम वो पूरा पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं, हम लास्ट स्टेज में पहुँच जाते हैं दैट उनको तो सुनना नहीं है, so I'm already irritated. Why am I wasting my time? Or where is my value in this conversation? So the best thing to do is to evaluate कि कहाँ पे हमें मदद करना होगा, कहाँ पे शायद हमें सुनना होगा, शायद हमारी पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड है। ये जो गुस्सा आप महसूस कर रहे हैं उसके पीछे कोई हर्ट या फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस है या नहीं। एंड ऑल्सो ये जो गुस्सा आपको महसूस हो रहा है जब लोग आपकी मदद नहीं ले रहे हैं, एज इन रिस्पॉन्स टू दैट व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट एंगर। अगर उस गुस्से की कोई मतलब नहीं है कि ठीक है किसी ने बात नहीं माना, फिर दोबारा से आया एंड आई एम फीलिंग वेरी प्रेशराइज्ड टू परफॉर्म, देन मे बी इट इज़ टाइम टू फिल्टर आउट सर्टन पीपल एंड टू सेट बाउंड्रीज। सो कभी कभी इंफॉर्मेशन ओवरलोड या टू मच ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर्स कैन नॉट हैविंग अ लिमिट टू हाउ मच वी कैन इंक्लूड अदर पीपल इन आवर लाइफ, नॉट गिविंग टाइम्स, खुद को समय देने के लिए अगर हम समय नहीं दे रहे हैं, दोज कैन ऑल्सो लीड टू एंगर बिहेवियर्स या गुस्सा, अंदर से एक रिजेंटमेंट आना। सो ये जो आपको पता चल गया है कि अंदर से एक चिड़चिड़ाहट आ रही है, बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू टेक अ बिट ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम हेल्पिंग बिहेवियर्स, आइडेंटिफाई कि कहाँ पे आपका एक्चुअल प्रॉब्लम्स है। इज़ इट दैट बिकॉज यू आर गुड एट हेल्पिंग बट देन पीपल डोंट हेल्प एंड लिसन टू योर एडवाइस, सो आर यू इन अ वे फीलिंग दैट यू नो आपकी इंपॉर्टेंस कम हो रहा है बट यू कांट स्टे अवे। आइडेंटिफाई, फिगर आउट व्हाट योर अवेयरनेस इज टेलिंग यू, and then sometimes take a bit of a break, and kabhi deep breathing exercises, especially when we are focusing on longer rates of expiration. So long, slow, deep inhalations, passive exhalations can also help to just ground us कि दूसरे बार आपको बहुत जल्दी से चिड़चिड़ाहट या गुस्सा महसूस हुआ, just take a little bit of a break, reassess, reevaluate and then form a response instead of the emotion कि गुस्से में कोई emotion या decision हम ना लें। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो सुझाव आया है डॉक्टर की तरफ से, इसे आप नरेश जी ज़रूर अपना सकते हैं। आगे अगर हम और एंगर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ पर बात करें, डॉक्टर जुनेजा, आयुर्वेद किस तरह से बताएगा कि एंगर को कैसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद में इसकी बहुत ही अच्छी कई डेफिनेशंस हमें मिलेंगी। जैसे एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे समझाऊंगा, व्हेन जेलसी स्टार्ट्स बर्निंग योर सोल, जब ईर्ष्या आपकी आत्मा तक को जलाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि वो गुस्से में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और गुस्सा आपके अंदर बढ़ रहा है। इसके अंदर हमें सबसे पहले समझना है कि पित्त, वातपित्त, कफ में पित्त, यानी कि कई बार हम ये समझते हैं कि पित्त खाली एक समझने का एस्पेक्ट नहीं है, उसके अंदर अगर हम डीप जाएंगे तो हमारे जितने हार्मोन्स हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनफैक्ट आयुर्वेद में जो स्थान बताया गया है गुस्से का, वो भी मन या हृदय, इसको आप ऐसे समझें, अगर आप इसको मॉडर्न साइंस से कोरिलेट करेंगे तो सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस
इज़ ए कंट्रोल, या इसको आप ऐसे समझें कि कई बार हम ये अपने वातावरण में समझेंगे, जो हम कहते हैं ना कि आप थोड़े इमोशनल ज़्यादा हैं या आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, तो गुस्सा आप देखेंगे उनको ज़्यादा डैमेज करता है उन लोगों को। जितने ज़्यादा इमोशनल, जितने ज़्यादा आप हाइपोथैलेमस का यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा और गुस्सा आपको डैमेज करेगा। बट अगर वही आप थोड़ा सा अपना दिमाग या अपना मानसिक संतुलन बना के रखेंगे और सेरेब्रम को यूज़ करेंगे, तो आप उस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा सबको आता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में जो पंच महाभूत हैं उसमें अग्नि और सत्व रज तम में जैसे हमने बताया रज, अग्नि और पित्त, ये 3 कॉजेटिव फैक्टर्स हैं गुस्से को, और इन्हीं से फिर आगे जाके इम्बैलेंस भी होगा। इनफैक्ट जो डॉक्टर साहब भी जैसे बता रहे थे, तो अगर आप ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो अग्नि या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्पैक्ट होना ही होना है, और आधी से ज़्यादा बीमारियां वहीं से शुरू होकर आपको बॉदर करेंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि गुस्सा उतना करें जितना कंट्रोल हो सकता है। टिप्स के लिए आयुर्वेद ये बताता है कि आप सबसे पहले पूरे 24 आवर्स में कोई भी 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आपको टाइम मिलता है, आप अपने आप को मेडिटेशन, साधना, वैक्यूम क्रिएट करना, चाहे आप म्यूज़िक सुनिए, आप एक थॉट का नलिफिकेशन करिए अपने अंदर, आप उसको बिल्कुल ज़ीरो डाउन कर दीजिए सारे थॉट्स को। वो रिफ़्रेश करना बहुत ज़रूरी है 24 आवर्स में एक बार, चाहे 15 मिनट के लिए करें, बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। सेकंड, आपको जब भी गुस्सा आए, मैं 3 टिप्स आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। सेकंड, आपको जब भी गुस्सा आए, जैसा कि कुछ मूवीज़ में भी दिखाया गया है और ये एक आयुर्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा धैर्य या पेशेंस साथ में रख लीजिए, लाइफ इजी हो जाएगी। गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन अपनी इंद्रियां, अपनी सेंसेस को उस टाइम समझिए और कंट्रोल रखिए। मींस आप गुस्सा आया और आपने कुछ ऐसी वाणी, कुछ ऐसा वाक्य, कुछ ऐसा शब्द किसी को बोल दिया जो सामने वाले को चुभ जाएगा और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे अगर हर्ट हुआ तो आपके रिलेशनशिप में गांठ लगनी है। आपने गुस्से में कुछ ऐसा सुन लिया जो आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली, या दिमाग से कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया, या आपने किसी को मार दिया, हर्ट कर दिया, कुछ भी, तो आप गुस्से में अपनी, कई बार लोग स्ट्रेस या गुस्से में काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं या बिंज ईटिंग करते हैं या अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, एडिक्शन की तरफ जाते हैं जिसमें एल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है और कई सारी ड्रग। ये सारी की सारी इंद्रियां जो हमारी हैं, इनको अगर हम कंट्रोल करना सीख गए गुस्से के साथ साथ, तो आई थिंक वो हमारे को और हमारे रिलेशनशिप्स को डैमेज करना कम कर देगा या नलीफाई कर देगा। एंड थर्ड टिप इज़, देखिए, सिंपल सी लाइफ को बड़ा सिंपल रखें। क्वेश्चन भी आया था, आपके माता पिता, अगर आप लकी हैं तो आपके पार्टनर या आपके बच्चे, और कोई एक आधा दोस्त अगर बना है लाइफ में, दैट्स इट। इनके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं है जो आपको समझ सकता है। और अगर आप गुस्सा करेंगे तो आई थिंक आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सिंपल कर लीजिए लाइफ में, थोड़े अपने सेल्फ जोन में रहिए, एंड गुस्सा वहाँ पे करिए जहाँ ज़रूरत है। जहाँ गुस्सा करने से अगर आप सिस्टम में, डेफिनेटली आपको सोसाइटी में कुछ गलत दिख रहा है, आप गुस्सा करिए। आपको अपने घर में, अपने कर्म क्षेत्र में, कहीं पर भी कुछ गलत दिख रहा है, आप गुस्सा करिए। एक सेंसिबल, आज का जो टॉपिक भी है मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। सो वी आर नॉट सेइंग कि एंगर नहीं करना है, एंगर को मैनेज करना है, उसको चैनलाइज करना है, उसको ऐसे एस्पेक्ट्स में डालना है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाए आपके स्टाफ की, वो रिलेशनशिप्स में एक रेस्पेक्ट लाए। और गुस्सा करने का हक उसी को है जो उन रिलेशनशिप्स में वो इन्वेस्ट भी कर रहा है, उनको टाइम दे रहा है, अपने माता पिता को, अपने लाइफ पार्टनर को या बच्चों को, उनको नरिश कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है। एंड सेम अप्लाइज टू फीमेल्स एज वेल। वो अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को या अपने माँ, तो इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल। आप टाइम दीजिए रिलेशनशिप में, उसके बाद थोड़ा बहुत गुस्सा चलेगा, वो करना भी चाहिए, वो ज़रूरी भी है। एंड सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, अपने आप पे गुस्सा करिए। तो शीशे में खड़े होके जो भी करना है अपने आप को बोलिए। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू रिलीज़ योर एंगर। वो बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। और कहते हैं अपने आप पर गुस्सा करने से खुद को बदलने की भावना भी पैदा होती है, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। एक और सवाल है डॉक्टर अशोक शर्मा, ये ऋतु शुरान ने पूछा है हरियाणा से। इनका कहना है, मेरा बेटा 17 साल का है, अपना समय बर्बाद करता है, अगर आप उसे कुछ कहते हैं तो गुस्सा करता है, खाने से भी मना कर देता है। ये देखकर मेरा छोटा बेटा जो 12 साल का है वो भी वही सब करने लगा है जो बड़ा बेटा करता है। उसने होमवर्क करना बंद कर दिया, अब स्कूल से उसकी शिकायतें भी आने लगी है। मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूं, मैं नहीं समझ पा रही। देखिए, आजकल का जो ज़माना है वो इंटरनेट का ज़माना है। पहले तो हम किसी चीज़ से अपने बच्चों को एक्सपोज करा देते हैं और फिर हम कहते हैं कि अब इससे दूर हो जाओ। तो ये 17 ईयर्स बॉय है, इसको इतनी ज़रूरत है उन चीज़ों की, लेकिन इसको 12 साल पे ये नहीं समझाया गया कि कब कितना इंटरनेट का यूज़ करना है। अभी जो हम पहले एक और क्वेश्चन, उसी में इसका जवाब भी आ जाएगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई आता है और कुछ सवाल लेके आता है अपने,
और मेरे को गुस्सा आने लग जाता है। तो देखिए गुस्सा आदमी को कब आता है, जब आप किसी चीज़ की क्षमता आपके अंदर कम होती है और वहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाते हैं। अपनी कमज़ोरी को छुपाना भी एक गुस्से का सहारा लेना है। अब बच्चा मेरे पास आया और मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं गुस्से का सहारा ले लूँगा, जाओ अभी मैं बाद में बात करूँगा। अब ये जो कह रही हैं कि बड़ा भाई का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं छोटा भाई कॉपी कर रहा है। वो कॉपी किस तरह से कर रहा है? 70 ईयर्स बॉय की अलग नीड्स होंगी, 12 ईयर बॉय की अलग नीड्स होंगी। वो भी मदर को रिजेक्ट कर रहा है, वो भी मदर को रिजेक्ट कर रहा है। करना क्या है कि 3 चीज़ें कीजिए। देखिए 3S। फर्स्ट यू ट्राई टू स्पॉट कि ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। अब इन्होंने अपने 2 बच्चों की शिकायत तो बड़ी अच्छे से दर्ज कर दी कि 17 साल का बच्चा भी नहीं मेरी बात सुनता और 12 साल का बच्चा भी नहीं। तो ट्राई टू स्पॉट कि ये बिहेवियर क्यों हो रहा है। मतलब स्पॉट का मतलब क्या मैं अपने बच्चों को ड्यू टाइम दे रही हूँ, क्या मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ क्वालिटी टाइम बिता रही हूँ। दूसरा क्या होता है? स्टॉप। यदि आपने स्पॉट कर लिया कि हाँ ये है कारण, यहाँ पे मेरे को ध्यान देना है, अब मैं उसको स्टॉप कैसे करूँ। और तीसरा होता है श्वास, उसको साफ कर दीजिए। तो ये बहुत जगह हम लोग ये देखते हैं कि हम सोचते हैं कि हम ही कर सकते हैं, मुझे कोई सिखाएगा थोड़ी। ये हमारे डॉक्टर साहब बैठी हैं, ये भी इस चीज़ को बहुत जगह फेस करती होंगी एबास के अंदर कि कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। और हम लोग ये सोचते हैं बिहेव करना हमें सिखाएंगे। अरे आपको क्या पता डॉक्टर साहब क्या बात है। तो इनको मैं यही कहूँगा पहले कि सबसे पहले उस चीज़ को स्पॉट करें, फिर उस बिहेवियर को कैसे स्टॉप कर सकती हैं। खुद नहीं कर सकती हैं तो किसी विशेषज्ञ के पास जाके सलाह ले लें, और फिर जिससे कि वो स्वाश हो जाए और एक घर के अंदर एक बड़ा एक डायनामिक और एक बड़ा अच्छा सा एनवायरनमेंट बन जाए। इसके अंदर मैं इनको ये कहूँगा कि किसी अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेंट से भी यदि सलाह ले लेंगी तो बहुत सी चीज़ें इनकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। ठीक है। जब कहा जाता है, भावनाओं की बात होती है डॉक्टर अमृता, तो कहा जाता है हर भावना को जाहिर ज़रूर करना चाहिए। तो एंगर को कैसे एक्सप्रेस किया जाए? क्या इसका भी कोई हेल्दी असर्टिव वे है जिस तरह से गुस्से को जाहिर किया जा सकता है? एक तरीका बताया डॉक्टर साहब ने कि शीशे में खड़े होकर खुद से बात करें, और ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं और क्यों ज़रूरी है कि एंगर को भी जाहिर किया जाए? एंगर जितना हम अपने अंदर रखेंगे विदाउट एक्सप्रेशन वो बढ़ता जाएगा, और उसके क्या होता है कि एक दिन जाके एक आउटबर्स्ट होता है और लोगों को वो आउटबर्स्ट दिखता है। वो ये नहीं देखते कि बहुत समय से वो अंदर ही अंदर वो एंगर जमा हो रहा था। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस एंगर। सो द फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये दिस इज़ नॉट फ्रस्ट्रेशन, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन। मुझे अंदर से ही लग रहा है कि मुझे कुछ तोड़ना है, कुछ करना है। सो फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई कि अपने अंदर से है। सेकेंड इज़ हाउ इज़ दिस एंगर हेल्पिंग। फॉर इंस्टेंस गाड़ी जब चला रहे हैं एंड समबडी इज़ कटिंग अस, तो वहाँ पे गुस्सा करने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वी कांट, हम उसको तो उसके पीछे जाके उनको रोक के कुछ नहीं कर पाएंगे। बट सपोज़ हमारे बच्चे ने कुछ किया है एंड देन आई टेल हिम दैट सी दिस इज़ द बाउंड्री, डोंट डू इट, और दैट वी आर टेलिंग दैट चाइल्ड दैट यू हैव मिस्ड, आपने कुछ गलत की है। सो वी आर expressing ourselves by calmly talking and we are expressing ourselves. That is the main, वही मेन चीज़ है कि अंदर की जो भावना है हम सेफली किसी को बता पा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं वो सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं। They are not, तो फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई हाउ, कैसे वो गुस्सा मेरे लिए सही है या नहीं है, हम कैसे किस स्थिति में कितना अप्रोप्रिएटली उस चीज़ को हम व्यक्त कर पाए या नहीं। सो गुस्सा ना दिखा के शायद असर्ट करना खुद को, और कभी कभी कुछ डेली एक्टिविटीज, सो लाइक कोई एक्सरसाइज हो गया या स्लीपिंग और जर्नलिंग, ताकि अंदर की जो भावना है, क्योंकि गुस्सा सिर्फ हमें कुछ डिससेटिस्फैक्शन या फ्रस्ट्रेशन में कुछ थ्वॉटिंग ऑफ गोल्स हुआ है उसके लिए तो नहीं आ रही है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हर्ट, फियर, एंगर, डिसरिस्पेक्ट। तो बहुत सारी सैडनेस भी रहता है उसमें, नॉट बीइंग अंडरस्टूड। So sometimes taking away that emotion within us and expressing it to somebody is one very good way of हमारी गुस्सा को in a healthy way express करना। कभी कभी एक सिचुएशन आता है जहाँ पे उसी सिचुएशन में मुझे एक्सप्रेस करना पड़ता है। सो इंस्टेड ऑफ गुस्सा ना दिखा के हम शायद खुद को व्यक्त करें, असर्ट करें इन वेरी शॉर्ट ब्रीफ सेंटेंसेस कि मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए।
सो दैट वी आर एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ, हमें अंदर में कुछ नहीं रख रहे हैं। और कभी कभी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली जहाँ पे लॉन्ग स्लो डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं, पैसिव एक्सलेशंस, और वो एक्सलेशंस की समय ज़्यादा है। सो फॉर इंस्टेंस हम 4 गिन के इनहेल कर रहे हैं एंड एक्सेल कर रहे हैं टू द काउंट ऑफ 6। दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, स्पेशली जब एक इंसान को उसी समय बहुत तीव्र गुस्सा या क्रोध आ रहा है। एंड जर्नलिंग इज़ अनदर थिंग। कभी कभी एक मीटिंग में शायद किसी ने कुछ बताया एंड हमें गुस्सा आ रहा है उसी समय, बेस्ट इज़ अगर जैसे हम बैठे हुए हैं, जस्ट कर्ल योर टोज एंड रिलीज, तो ताकि हमें जो एक टेंशन और रिलीज, एक मसल रिलैक्सेशन हो रही है, क्योंकि गुस्सा एक बहुत विसरल इमोशन है। वी फील इट इवन इन आवर फिजियोलॉजी, क्योंकि उसमें फ्लशिंग, पर्सपिरेशन, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ना। सो इट्स नॉट जस्ट कि हम इमोशन एक महसूस कर रहे हैं, उसके साथ साथ फिजियोलॉजी भी रिएक्ट कर रहा है। सो इन अ वेरी ब्रीफ मोमेंट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, टेंस, रिलैक्स योर मसल स्टेट्स एंड जस्ट सो दैट यू कैन, आप जहाँ पे जिस स्थिति में हैं वहाँ पे कॉन्वर्सेशन आप ख़त्म कर पाए विदाउट कुछ मैलअडैप्टिव या कुछ गलत ना हो जाए, कोई इम्पल्सिव ना हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर, एक क्वेश्चन है, ये रोहन शर्मा ने यूपी से पूछा है डॉक्टर जुनेजा जी। इनका कहना है, मेरी उम्र 29 साल है, मैं 3 साल से बेरोज़गार हूँ। पहले मुझे गुस्सा आता था लेकिन इतना नहीं आता था, अब मुझे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है मेरा जीवन बेकार हो गया है। मैंने रेलवे की भर्ती परीक्षा भी पास की थी लेकिन नौकरी रद्द हो गई। मेरी फैमिली मेरे गुस्से से अब काफ़ी परेशान हो चुकी है। मैं इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता। तो ये क्या कर सकते हैं? ये बेरोज़गारी मुझे लगता है इनका बड़ा कारण है जिस वजह से इन्हें गुस्सा आता है। देखिए, इनको ये समझना पड़ेगा कि जो ये ज़िंदगी है, 29 साल आपने बताया, तो ये जो ज़िंदगी है ये चैप्टर्स में आती है। आपका एक चैप्टर क्लोज हुआ है, दूसरा चैप्टर शुरू होना वाला है। आपको गुस्सा आना लाजमी है क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे पास काम नहीं है। तो जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो आपको एक लूज़र की तरह देख रही है, आपको एक फेलियर की तरह देख रही है, एंड आप एक सेल्फ डाउट में जा रहे हैं। और आप गुस्से के वजह से या एक फ्रस्ट्रेशन, या आप दूसरों को देख के, हो सकता है आपके अंदर ईर्ष्या भी आ रही हो, इन सभी मनोभाव की वजह से आप एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आप जाना शुरू कर चुके हैं। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि गुस्सा जब भी हमें आता है उसके उसको कैटेगरीज़ में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे इश्यूज़ जिनको हम चेंज खुद ही कर सकते हैं, और दूसरी कैटेगरी है ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज़ जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें पहले उसको समझना चाहिए। जैसे बेरोज़गारी है, ऐसी प्रॉब्लम है जो आप आराम से उसको चेंज कर सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट, अगर आप के अंदर कोई भी एक स्किल है, आपके अंदर कोई भी एक क्वालिटी है, सबसे पहले जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, स्पॉट करिए उसको, एंड उसके ऊपर फोकस करके आप काफ़ी सारी आज की डेट में प्राइवेट कंपनीज़ या गवर्नमेंट बॉडीज़, रेलवे में नहीं हुआ कोई बात नहीं, और काफ़ी सारे अभी 29 की एज में आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। मेरा भी आई थिंक 17वां या 18वां अटैम्प्ट था, तब जाके मैं सेलेक्ट हुआ और यहाँ आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं पहले दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम में सोचता कि मैं फ़ेल हो गया हूँ तो मैं शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो आप ट्राई करते जाइए, रीट्राई करते जाइए, रीटेक लेते जाइए। एक दिन देखिएगा कि आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि शायद आपको लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी से ये अपॉर्चुनिटी लाख गुना अच्छी है, बट एक ज़िंदगी एक ही मिली है। एंड कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, या हम फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पर्सन आपके घर में या आपके दोस्तों में या आपकी सोसाइटी में आपको बार बार उस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। जो ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप नहीं सॉल्व करते उनको इग्नोर कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने को समझिए, अपने अंदर आइडेंटिफाई करिए कि क्या स्किल्स हैं। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी से आती है उसके ऊपर फोकस करें, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे अपने लाइफ में। एंड इसके साथ साथ ये ज़रूर समझें कि जब आप गुस्से के साथ साथ एक नेगेटिविटी में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपना ही करते हैं उसके अंदर, और किसी का नहीं कर रहे हैं। उस नुकसान को ना हो, और वो जो आपका शरीर है, चाहे वो फिज़िकल या मेंटल लेवल पे, स्वस्थ रहे। देखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो आप लाइफ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं और ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं एक दिन में जहां आप खुद सैकड़ों लोगों को जॉब्स दे रहे होंगे, जो शायद आप फ़िलहाल उस फेज़ में नहीं है। बट उसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, आयुर्वेद में भी ये बताया गया है कि ये कई सारी बीमारियों की शुरुआत है, या उसका साइन सिम्टम समझ लीजिए, या उसका लक्षण, या अपने आप में एक बीमारी भी बन जाती है कुछ टाइम बाद मानसिक रूप पे। तो उसको थोड़ा सा आपको इंद्रियों के साथ साथ कंट्रोल करना और मैनेज करना। एंड गुस्से से पॉजिटिविटी क्या ले सकते हैं, गुस्से से एग्रेसिव हो जाइए, गुस्से से आप इतना ज़्यादा एग्रेसिवली एफर्ट्स डालना शुरू कर दीजिए कि अगले 2 या 3 महीने में आपको कहीं ना कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इतना ही फेज़ होता है
ट्रांजिशन का आई थिंक इसको हिम्मत मत हारिए, दोबारा से अपने आप को आइडेंटिफाई करें, आपको ज़रूर डायरेक्शन मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक शर्मा, 2 सवाल हैं, ये बच्चों से जुड़े हैं तो मैं दोनों एक साथ आपसे पूछ लेती हूँ। एक सवाल है जो कि प्रियांक तिवारी ने बिहार से पूछा है। इन्होंने कहा है मेरे 8 साल के बच्चे को गुस्से की समस्या है, वो किसी भी अस्वीकृति को, यानी उसे कुछ भी मना कर दीजिए वो उसको नहीं स्वीकार करता, हर चीज़ उसे हाँ में चाहिए, जो भी मांगता है वही उसे चाहिए। अगर हम किसी बात के लिए नहीं कहते हैं तो वो और उग्र हो जाता है, पीटना चिल्लाना शुरू कर देता है। गुस्से में हम दोनों की बात नहीं सुनता, हम क्या करें, सुझाव दें। ये प्रियांक तिवारी का सवाल था। एक 4 साल की बच्ची को लेकर सवाल है, ये सविता यादव ने मध्य प्रदेश से पूछा है। उनका कहना है माता पिता के रूप में हम अपनी बेटी के गुस्से के मसले से नहीं निपट पा रहे हैं। 1 साल हो गया है करीब करीब, यानी 3 साल की हुई उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो गई है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है नखरे और हो रहे हैं, धीरे धीरे और ज़िद्दी होती जा रही है, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। तो इनको क्या सुझाव देंगे? 8 साल का बच्चा है, गुस्सा करता है, और 4 साल की बच्ची जो ज़िद्दी होती जा रही है। जी, ये देखिए दोनों के जो केसेस हैं इनके अंदर टेम्पर टेंट्रम्स दिखा रहे हैं बच्चे। नई बात मानी जाती तो अपनी बात, मैंने यही कहा ना कि जब मेरी बात नहीं मानी जाती तो मैं, गुस्सा एक ऐसी इमोशन है, मैं उसका सहारा ले लेता हूँ बड़े आराम से। अब जैसे जो बड़ा वाला बच्चा है ये गिर जाएगा, अपने को मारेगा, ऑब्स्टिनेसी, ज़िद्दी हो जाना, ये करना। लेकिन दोबारा से मैं कहूँगा कि बच्चा हमेशा कॉपी करता है फैमिली बिहेवियर से। हम किसी रिसोर्स में कम हैं और अपनी वीकनेस को बच्चे के साथ नहीं शेयर कर रहे हैं कि देखो बेटा हम इस चीज़ को अभी नहीं ला सकते हैं, अभी ये काम नहीं कर सकते हैं, तो स्किल्स तो मेरी कमज़ोर हैं और बच्चे को मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बच्चा ज़िद कर रहा है, तो डेफिनेटली वो इस तरह के ऑब्स्टिनेट बिहेवियर के अंदर जाएगा। अब वो जो छोटी बच्ची है 4 साल और 3 साल से जो बच्चे वो पेरेंट्स वो कर रहे हैं, उस एज के अंदर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, उसको कहीं ना कहीं छोड़ा जाता होगा, कहीं उसकी चाइल्ड केयर किस तरह की हो रही है, तो बच्चा अपने रिजेक्शन को एंगर की फॉर्म से बता रहा है कि लुक मेरे तरफ भी तो देखो। बहुत सारे तरीके हैं अपनी तरफ किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनमें से गुस्सा एक है। और गुस्सा नाम भी पेरेंट्स ने गुस्सा दे दिया है उसको। वो बच्चा गुस्सा नहीं हो रहा है, वो बच्चा इरिटेबल है, वो बच्चा दुहाई कर रहा है, ह्यू एंड क्राई कर रहा है कि लुक टुवर्ड्स मी, मेरे को आपका साथ का ज़रूरत है। तो हम उसको जिद ना देते हुए और उसके उस व्यवहार को दोबारा पक्का ना करते हुए कि तुम बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता, ये नहीं करता, तो हर समय आप देखिए जब भी आप ऐसे करेंगे, यदि एक उंगली उधर है तो 3 इधर है। तो पेरेंट्स ये इस एज के अंदर टेंट्रम बच्चा क्यों दिखाता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो पेरेंट्स को, मैं बच्चे को दोष ना देते हुए मैं पेरेंट्स को कहूँगा कि पहले उसको स्पॉट करें, फिर उसको स्टॉप करें, सो दैट ये बिहेवियर स्क्वाश हो जाए। उन्हें अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना, उस समय रिएक्ट कैसे करना हाँ है जी, बच्चों को? सबसे पहले तो मैंने कहा ना स्पॉट करो कि मेरा बच्चा जिद किस कंडीशंस में करता है, मेरा बच्चा क्या दूसरे के खिलौने को देख के जिद करता है, मेरा बच्चा क्या क्या चीज़ों से आकर्षित होता है कि वो जब हम नहीं दे पाते तो उसकी वो जो एक फीलिंग्स हैं वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, जैसे जो छोटी वाली बच्ची है, ये तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को इसको बच्चों जो पेरेंट्स हैं उनको उसको बहुत आलिंगनबद्ध करना चाहिए, अच्छे से केयरस करना चाहिए, किस करना चाहिए। आप देखिए थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। एक जो मैं चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे एंगर मैनेजमेंट के बारे में, हमने बड़े आसानी से कह दिया कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। आप ये देखिए, मैं कहता हूँ कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा शीशे में खड़े हो जाइए, आप थोड़ी देर के लिए रेट्रोस्पेक्टिवली चले जाइए, पुनरावृत्ति कीजिए, ठंडे दिमाग से बैठिए, क्योंकि एंगर है इमोशन, वो उस समय ऐसे होता है बस, और बाद में आपका रैशनल माइंड जो है वो काम करता है। तो आप ये सोचिए उस समय मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, क्या मैं जबड़ों को टाइट कर लेता हूँ, क्या मैं अपने को ऐसे करता हूँ, मैं क्या कर रहा होता हूँ। तो जैसे ही आप उन चीज़ों को बार बार सोचेंगे तो आप एक पॉइंट पे कीजिए और तब आपको समझ आएगा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उसमें ले जाती है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि हर स्टेज पे आप किसी न किसी विशेषज्ञ के पास जाइए, सो दैट वो ये बताए कि आपका बच्चा खास तौर से जो व्यवहार दिखा रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपका सहयोग बहुत है। ठीक है।
डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर अशोक शर्मा ने कहा है। डॉक्टर अमृता, कब जाना है डॉक्टर के पास? कई लोगों को ये नहीं पता लगता कि हम मनोचिकित्सक के पास कब जाएं, तो कैसे पहचानें इस चीज़ को? हर एज में डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होता है या डिफरेंट एक्सप्रेशंस होता है एंगर की। लेकिन अगर हम देखें कि कभी रिलेशनशिप्स में अगर तोड़ आ रही है, सो रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड हो रही है, डिस्टरप्ट हो रहा है, हम अंदर में बहुत हर समय बहुत चिड़चिड़ा रहते हैं, गुस्से में रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, सोशल विड्रॉल भी, अगर धीरे धीरे हम गुस्से से दूर हटने लगते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करना चाहते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, और गुस्सा दिखाते जब है वो बहुत एक्सट्रीम, वर्बल एग्रेशन, फिज़िकल एग्रेशन या चीज़ें तोड़ फाड़ करना, या पैसिव एग्रेशन भी, किसी ने कुछ कहा है, होमवर्क मिला है स्कूल से या काम में कुछ टास्क मिला है, हमने उसे किया नहीं, कोई वजह नहीं है, या किया है और फीडबैक मिला है दैट आई कुड डू बेटर बट आई एम नॉट रिएक्टिंग टू इट। सो व्हेन जब भी हम देखते हैं एज एट द पर्सनल लेवल, इंटरपर्सनल लेवल और एट द ऑक्यूपेशनल, या तो अगर हम स्टूडेंट है, वी आर गोइंग टू स्कूल और परसुइंग एकेडमिक्स, हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं ना कहीं हमारी गुस्से की वजह से लोगों पीछे हट रहे हैं। कुछ संस्थाओं ने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, बिकॉज हमने वहाँ पे जाके शायद गुस्सा दिखाए हैं एक बार, एंड हम अपने ही अंदर से बहुत व्यस्त और वेरी रेस्टलेस महसूस करते हैं एंड वेरी बिटर, रिजेंटफुल। दैट मीन्स वही समय है टू प्रोबेबली कंसिडर do I need help. Other thing is, and when it is an extreme, जब हमें insomnia या headaches बार बार हो रहा है, या decision making बहुत impulsive होता जा रहा है, या हम नशे वाली चीज़ों की सहायता ले रहे हैं like alcohol और even smoking, हमारी फ्रेंड सर्कल बदलता जा रहा है जो हमारी aggressive behaviors को support करता है या मना नहीं करता है कि you shouldn't behave in this way. So whenever there's a change in my हमारी social participation in my friendships, that means that there is a problem going on. Anxiety, बहुत nervous लगना, panic attacks भी होना, these are signs, absolute signs that we should go to किसी के पास जाना है for intervention. बिल्कुल। डॉक्टर जुनेजा, कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन। राइट। तो क्या आप मानेंगे डाइट का कितना बड़ा रोल है? कैसे डाइट आपके मन को, आपकी सोच को प्रभावित कर सकती है, गुस्से को भी मैनेज कर सकती है? साथ ही योग, जैसे एक्सरसाइज की भी बात कर रहे हैं, कहा जाता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, यानी आपके चित्त को भी वो बैलेंस कर सकता है। तो इनका कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? क्या करना चाहिए जो गुस्से के शिकार ज़्यादा होते हैं उन्हें? राइट। एंड इससे पहले इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करूँगा। आज के एपिसोड में काफ़ी सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहे बच्चों के साथ। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा टिप, मैं भी 2 बच्चों का पेरेंट हूँ, 6 इयर्स और 9 इयर्स। अभी की जो जनरेशन है उनका IQ लेवल बहुत आगे है। अभी की जनरेशन के साथ आप यंगेस्ट एज में फ्रेंडशिप ज़रूर कर लीजिए। जैसे एक मदर की इश्यूज़ थे 17 साल और 12 साल, उन दोनों बच्चों के, उन दोनों बेटों के बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। जब तक वो आपके साथ एक फ्रेंड जोन क्रिएट नहीं करेंगे, वो शेयर नहीं करेंगे। आप जितना यंगेस्ट एज में उनके साथ एक छोटा सा फ्रेंड जोन ज़रूर क्रिएट कर लीजिए एज ए पेरेंट। आप पेरेंट्स का कंट्रोल रखिए, आप गुस्सा करिए अगर वो गलत हैं, लेकिन फ्रेंड जोन और पेरेंट जोन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो कर लिया एज सुन एज पॉसिबल, तो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल होगा। 24 घंटे में एक बार अगर आप उसके साथ है, नहीं है तो फ़ोन पे ज़रूर अपने बच्चे से बात करें और उसका पूरा दिन ज़रूर डिस्कस करें। ये छोटी सी 2 चीज़ें अगर आपने एज ए पेरेंट कर ली कि उनको फ्रेंड जोन में ले आए और उनके साथ डिस्कशन डेली का कर लिया, आप देखिएगा आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। रही बात डाइट की, आहार विहार की, तो डाइट में जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, पित्त, अब जितना भी ज़्यादा तीखा खाना है, खट्टा खाना है या ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आपको गुस्से में एग्रावेशन का काम करती हैं या उसको बढ़ाती हैं। इसके विपरीत अगर आप मधुर रस का सेवन करेंगे तो आपको गुस्से को कंट्रोल करने में, मिठाई खिलाई जाती है ना कि गुस्सा छोड़िए मिठाई खाइए, तो आप मिठाई खा सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं मीठे के। बट थोड़ा सा आहार में ध्यान रखें कि आपके आहार में ऐसी कोई एंड अगेन सत्वर स्तंभ को भी अगर आप समझेंगे तो आई एम नॉट अगेंस्ट, यहाँ पर हम कोई वेज नॉन वेज के बारे में डिस्प्यूटेड डिस्कशंस नहीं करना चाहेंगे। स्टिल कई तरीके के ऐसे फूड हैं जिनको तामसिक या राजसिक कैटेगरी में रखा गया है और कई ऐसे फल, सब्जी या दुग्ध हैं जिनको सात्विक में रखा गया है। और अगर आप डाइट भी देखेंगे तो जो इन आहार का सेवन करते हैं उनके कंपैरिजन में गुस्सा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू दोज कम्युनिटीज़ जहाँ पर मेजॉरिटी वो वाला डाइट फॉलो किया जा रहा है जो तामसिक या राजसिक है।
आप खाएं, आप वेज खाएं, नॉन वेज खाएं, व्हाटएवर यू लाइक आप खाएं, लेकिन बैलेंस ज़रूर बना के रखें। आप किसी भी प्रदेश की अगर थाली देखेंगे तो उसमें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस आयुर्वेद में बताए गए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर अम्ल या लवण आप ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, या आजकल जो प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड में कई तरीके के एसिड्स डाले जाते हैं, तो वो अगेन एग्रेशन को और गुस्से को बढ़ाते हैं। तो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो उसमें क्या हम बैलेंस सारे रसों का, क्या हम बैलेंस अपनी प्रकृति, हमें अपनी बॉडी प्रोटोटाइप ही नहीं पता, हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर वात पित्त कफ का क्या रेशियो है या सत्वरज तम का क्या रेशियो है, और हम ऐसे ही कुछ भी खाए जा रहे हैं। कई लोगों को दही फ़ायदा करेगी, कई लोगों को दही से नुकसान होगा या हाइपर एसिडिटी हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपने बारे में सबसे पहले समझनी होंगी। एंड रही बात योग की, तो सबसे पहले एक टिप ऑलरेडी हमने शेयर करी सेशन में कि आप मेडिटेशन कुछ नहीं है, इसमें कोई धर्म इन्वॉल्व नहीं होता। आप किसी भी भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को मानते हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट उनका ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी हॉबी पे फोकस कर सकते हैं, कुछ भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, सारी चीज़ें भूल के थोड़े से सेल्फिश बन सकते हैं उस टाइम पे। एंड योग में जैसे सूर्य नमस्कार या कोई भी आप ऐसा प्राणायाम बताया गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अगेन सर्कुलेशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकेट्रिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वहाँ पर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन डेली मिलती है और वो आपको हील करती है। सो आप योग, प्राणायाम, आहार विहार, एंड ये लास्ट में ज़रूर मैं इसमें कंक्लूड करना चाहूँगा इस पूरे आंसर में कि कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स या कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ भी हैं। अगर इन सब के बावजूद आपको लगता है कि आपका गुस्सा अनकंट्रोलेबल है, जिसको बोलते हैं कि एवं ही परेशान है, आप बिना बात के गुस्सा किए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नीड टू विजिट। आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक, वैद्य के पास जाएं, अपनी नाड़ी परीक्षा कराएं, अपनी प्रकृति के बारे में समझें, एंड उनसे आहार विहार के साथ साथ कुछ हर्ब्स जो सिंपल हर्ब्स हैं उनको ज़रूर रिकमेंड कराएं। सेल्फ मेडिकेशन से बचें, अपनी प्रकृति को समझ के किसी अंदर रजिस्टर्ड आयुर्वेदा डॉक्टर के अंडर ज़रूर आप हर्ब्स ले सकते हैं। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी आपको लेना होगा एंड आपको उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हाइपरटेंशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ने से, बोलते हैं ना गुस्सा आना मतलब बीपी बढ़ गया इनका, या बीपी बढ़ गया, गुस्सा आ रहा है। तो एक हाइपरटेंशन बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग सालों दवाइयाँ खाते रहते हैं। मैं किसी पैथी को या क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, बट आयुर्वेद में हर्ब्स के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपका गुस्सा कंट्रोल में, आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में, बीपी कंट्रोल में है, तो 50% केसेस तो वैसे ही रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेदिक जो हर्ब्स है वो काफ़ी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा, होम्योपैथी कितनी मदद कर सकती है? आखिर में जाते जाते आप क्या सलाह देंगे? देखिए, होम्योपैथिक दवा का सबसे बड़ी खासियत ये है कि होम्योपैथिक दवा, जब जैसे कि जीवन क्या है, बायो साइको सोशल शरीर है हमारा, उसके अंदर एक साइकी काम कर रही है और हम उसके साथ में समाज मूव कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमारी मानसिकता को ज़रूर अफेक्ट करती है। तो जब होम्योपैथिक दवा दी जाती है तो इन चीज़ों को हम ऐसे रखते हैं साइको बायो सोशल। तो जैसे बात हो रही है कि विहार, आहार और देन व्यवहार, तो सबसे बड़ी बात है कि फॉरगिवनेस। आप फॉरगिवनेस कीजिए, क्षमा कीजिए। फॉरगिवनेस को भी कई तरह से डिफाइन की गई। एक तो जीरो, कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। दूसरा क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग, यदि वो ऐसे कर ले तो मैं उसको माफ़ कर दूँगा। जो सबसे बड़ी एक जो बात आप देखेंगे जो मदर्स के अंदर होती है, वो होती है अनकंडीशनड फॉरगिवनेस। उसे पता है कि ये बच्चा फिर गलती करेगा, उसे पता है ये बच्चा दोबारा से ही गलती करेगा, फिर भी वो उसको फॉरगिवनेस है। तो लास्ट में जाते जाते एक बात मेरे को गालिब की बड़ी अच्छी याद आती है कि ज़िंदगी को मैंने कुछ ऐसे आसान बना लिया, कुछ से माफ़ी मांग ली, कुछ को माफ़ कर दिया। तो जब आप माफ़ी मांगने और माफ़ी देने में यदि देरी नहीं करते हैं तो आप बड़ी सुगमता से अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं और एंगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर अशोक शर्मा आपका, डॉक्टर पीयूष जुनेजा आपका और डॉक्टर अमृता पेन, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बनने के लिए, और जो ज़रूरी सलाह और सुझाव तमाम डॉक्टर्स की तरफ से दिए गए हैं वो भी आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाइए, और छोटी छोटी कोशिशों से ज़रूर बहुत जल्द आप भी अपने क्रोध को, अपने गुस्से को मैनेज कर पाएंगे। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी मोटापे की, जो आज दुनिया भर में एक महामारी का रूप लेती जा रही है। तो अगले हफ्ते होगी मोटापे पर बातचीत। आप अपने सवाल हमें हमारे ईमेल आईडी ayushman.bhav03@gmail.com पर भेज सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।